प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे आपको अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर जब आप अध्याय 5 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सारे प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, समांतर श्रेणियों के विषय में हम पहली बार अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि समांतर श्रेणियां कैसी होती हैं। दोस्तों, प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं के बारे में नहीं कह रहे, पर अनेक वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं, मतलब एक निश्चित पैटर्न पे आधारित होती हैं। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसका अनुसरण करती हैं। ऐसे कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया, ठीक है, नौकरी के लिए, और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वृद्धि की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष इत्यादि में कितना होगा? देखो, शुरू में उसका वेतन कितना है? 8,000। ठीक है, दूसरे वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 8,000 में 500 जुड़ जाएगा, उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 500 रुपए की, तो हो जाएगा 8,000 धन 500, यानी कि 8,500। फिर तीसरे वर्ष कितना होगा उसका वेतन? 8,500 में 500 जोड़ेंगे तो 9,000 रुपए होगा। चौथे वर्ष कितना होगा उसका वेतन? 500 जोड़ेंगे 9,000 में तो 9,500। ऐसे उसका वेतन बढ़ता जाएगा। अब देखिए, ये एक पैटर्न है। देखो, हर बार 500 बढ़ के मिल रहा है। अगला जो पद है वो हर बार 500 बढ़ के मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न पर ही आधारित है हमारी समांतर श्रेणियां। ये दोस्तों, एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम एक उदाहरण लिया। शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपए की वृद्धि करती है। उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियां रुपयों में क्रमशः कितनी होंगी? देखो, जब वो 1 वर्ष की हुई तो 100 रुपए डाले, फिर प्रत्येक वर्ष 50 रुपए की वृद्धि कर रही है, तो दूसरे साल कितना डालेगी? 100 धन 50 यानी कि 150। फिर तीसरे साल कितनी डालेगी? 150 धन 50 यानी कि 200। चौथे साल कितनी डालेगी? 200 धन 50 यानी कि 250। ठीक है, तो देखो, इसमें हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक प्रतिरूप नजर आ रहा है। ठीक है, कि हर बार जो है अंक 50 बढ़कर मिल रहा है हमें। ठीक है, इसी प्रकार के अंक हमारे होते हैं समांतर श्रेणियां दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों उदाहरणों में हमें ये सूचियां मिली थी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त उदाहरणों में हम कुछ प्रतिरूप देखते हैं, जैसे कि हमने समझा था। ठीक है, जैसे कि पहले उदाहरण में हर बार अगला अंक जो है 500 बढ़ के मिलता है हमको, और दूसरे उदाहरण में अगला अंक जो है 50 बढ़ के मिलता है। हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद, यानी कि अगला पद, अपने से पहले पद से एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो अगला पद है यहाँ पर पहले उदाहरण में जो है वो प्राप्त हो रहा है जब पिछले पद में 500 जोड़ देंगे। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखेंगे, अगला पद प्राप्त हो रहा है जब पिछले पद में हम 50 जोड़ देंगे, यानी कि स्थिर संख्या जोड़ने पर। ठीक है, इस अध्याय में हम एक प्रतिरूप या पैटर्न का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की सूचियों का हम अध्ययन करेंगे, इसी तरह के पैटर्न का, इसी तरह के प्रतिरूप का हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों का योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समांतर श्रेणियों का अध्ययन कर लेते हैं। अंग्रेजी में इसे एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका है एपी। तो बहुत जगह इसको एपी ही बोला जाता है, तो हम भी इसको एपी बोलेंगे। हिंदी में हम इसे कहते हैं समांतर श्रेणियां। पहला उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें देखेंगे जो अगला पद है वो पिछले पद से एक बड़ा है। 2 जो है 1 से 1 बड़ा है, 3 जो है 2 से 1 बड़ा है, 4 जो है 3 से 1 बड़ा है। या हम कहते हैं 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा। तो प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। अब इस उदाहरण में देखिए, ठीक है, प्रत्येक पद जो है, मतलब पहले पद को छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद जो है अपने से पिछले पद से क्या है? ये देखो, 70 जो है 100 से 30 कम है, 40 जो है 70 से 30 कम है, 10 जो है 40 से 30 कम है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। अगला उदाहरण ले लेते हैं, -3 -2 -1 और 0। इसमें आप देखिए, जो अगला पद है वो पिछले पद से क्या है? एक बड़ा है। -2 जो है -3 से एक बड़ा है, -1 -2 से एक बड़ा है, और 0 -1 से एक बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, या
प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चौथा उदाहरण इसमें है 3 3 3 3। अब इसमें आप कहेंगे इसमें तो कोई जोड़ ही नहीं रहे हम, तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। नहीं दोस्तों, ये भी समांतर श्रेणी है। कैसे? सभी पद 3 है, अर्थात प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद से शून्य जोड़कर या उसमें से शून्य को घटाकर प्राप्त होता है। 3 में शून्य जोड़ो तो 3 मिलेगा, 3 में शून्य जोड़ो तो अगला 3 मिलेगा, 3 में शून्य जोड़ो तो अगला 3 मिलेगा, या 3 में से शून्य घटाओ तो भी 3, 3 में से शून्य घटाओ तो भी 3, 3 में से शून्य घटाओ तो भी 3। तो ये भी एक समांतर श्रेणी होती है। फिर अब देखिए -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। ठीक है, प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद में -0.5 जोड़कर, देखो -1.0 में -0.5 को जोड़ेंगे, या इसको हम कह लें कि उसमें से 0.5 को घटाकर। ठीक है, -1.0 में 0.5 घटाएंगे तो -1.5 मिलेगा, -1.5 में 0.5 को घटाएंगे तो -2.0 मिलेगा, -2.0 में -0.5 घटाएंगे तो -2.5 मिलेगा। ठीक है, या इसको हम कह लें कि -0.5 जोड़ रहे हैं, देखो -2.0 में -0.5 जोड़ेंगे तो -2.5 मिलेगा हमें। यहाँ पर सूची का प्रत्येक अंक क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है, या अंग्रेजी में कहें तो टर्म कहलाता है। जितने भी पद हैं, जितने जितने भी संख्याएं हैं सूची की, हर एक संख्या क्या कहलाती है? एक पद कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये 5 उदाहरण देखे थे। ठीक है, हम इन 5 उदाहरणों के बारे में क्या कह सकते हैं? उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में से एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले उदाहरण में 1 जोड़ा था, दूसरे में -30 जोड़ा था, तीसरे में जो है 1 जोड़ा था, चौथे में 0 जोड़ा था, और पांचवें में जो है -0.5 को हमने जोड़ा था। ठीक है, संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एपी कहेंगे इसको, या समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सूचियों को कहा जाता है एपी या समांतर श्रेणी, जहां पर उत्तरोत्तर पद जो है इनसे पहले पदों से एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसी सूचियों को हम कहते हैं समांतर श्रेणी या एपी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी की परिभाषा पढ़ लेते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद को अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी हमने उदाहरणों से समझा। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर, ये बहुत ध्यान से पढ़िए, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जिसे हम डी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस है इसलिए डी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। ठीक है, सार्वंतर को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे दर्शाते हैं हम स्मॉल डी से। आइए दोस्तों अब हम समांतर श्रेणियों के पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एपी के समांतर श्रेणी के पहले पद को हम ए1 कहते हैं या ए बी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद को, दूसरे पद को ए2 कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं तो एपी के एनवें पद को क्या कहेंगे हम? ए एन। ठीक है, ठीक है, इसमें ए बड़ा होता है और एन छोटा होता है। इसी प्रकार ए2 में ए बड़ा होगा, 2 छोटा होगा, ए बड़ा होगा, 1 छोटा होगा ए1 में। ठीक है, तो एपी हमारी कैसी होगी? ए1 ए2 ए3 से लेके डॉट 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 ए एन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एपी को लिखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हमने जाना कि समांतर श्रेणी को हम कैसे लिखते हैं। पहला पद ए1, दूसरा पद ए2, तीसरा पद ए3, एनवा पद ए एन, इस तरह से लिखते हैं। तो ए2 माइनस ए1 क्या होता है समांतर श्रेणी में एपी में? डी सार्वंतर। दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो हमें डी मिलता है। उसी प्रकार ए3 में से ए2 को घटाएंगे, ए3 माइनस ए2 करेंगे तो भी डी मिलेगा। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो अंतिम पद में से अंतिम पद से पहले वाले पद को, यानी कि एन में से एन माइनस 1 को घटाएंगे तो भी हमें डी मिलेगा। ठीक है, ये डी क्या होता है? हमारा सार्वंतर, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डी डिफरेंस से आया हमारा डी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सार्वंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं हम, तो जो अंतर मिलता है वो उसे कहलाता है हमारा सार्वंतर। तो समांतर श्रेणियों में ये सार्वंतर हमेशा समान रहता है, मतलब दो पदों का अंतर जो है हमेशा समान होता है। ये एक खासियत है समांतर श्रेणियों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ए कॉमा ए धन डी
ए धन 2d ए धन 3d, ये क्या है, ये भी एक एपी है। यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां पर ए क्या है, पहला पद है, और डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, इसे एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने A1 A2 A3 लिखा था, तो हम ए धन डी ए धन 2d ए धन 3d इस तरह भी एपी को लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो अगला पद पिछले पद से डी ज्यादा है, आप देखेंगे हर पद अपने पिछले पद से डी ज्यादा है, सार्वंतर ज्यादा है, तो ऐसी सूची क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो एपी जो है दो प्रकार की होती है, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। जैसा कि दोस्तों नाम में ही निहित है, परिमित एपी। ठीक है, तो जब एपी के पदों की संख्या परिमित होती है, यानी कि सीमित होती है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो फाइनाइट होती है, कि हमें पता होता है उस एपी में कितने पद हैं, तब ऐसी एपी को एक परिमित एपी कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। तो इस एपी में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। तो हमें पता है कितने पद हैं, तो ये एपी क्या कहलाएगी, हमारी परिमित एपी। ठीक है, और दोस्तों परिमित एपी जो होती है उसमें एक अंतिम पद अवश्य होता है, तभी तो वो परिमित एपी कहलाएगी, क्योंकि प्रथम पद तो होगा ही होगा और एक अंतिम पद भी होगा। ठीक है, तो परिमित एपी में एक अंतिम पद अवश्य होता है। आइए दोस्तों, अब हम अपरिमित एपी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि नाम में निहित है, अपरिमित, तो जब एपी में पदों की संख्या अपरिमित होगी, ठीक है, तो ऐसी एपी को हम क्या कहेंगे, अपरिमित एपी। ठीक है, यानी कि एपी में जो है पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत तक जा रही है, तो ऐसी एपी को कहते हैं हम अपरिमित एपी। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो जब डॉट 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 लगाओ और अंतिम पद ना दिया हो, तो ऐसी एपी कहलाती है अपरिमित एपी। ठीक है, अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब एक एपी के बारे में जानने के लिए आपको न्यूनतम किस सूचना की आवश्यकता होती है। ठीक है, एपी लिखने के लिए हमें न्यूनतम किस सूचना की आवश्यकता होती है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी की जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम किसी एपी को लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमें ए और डी ज्ञात हो तो हम एपी लिख सकते हैं। क्यों, देखो ए हो जाएगा पहला पद और फिर ए धन डी हो जाएगा दूसरा, ए धन 2d हो जाएगा तीसरा, इस तरह से ए और डी के माध्यम से हम किसी भी एपी को लिख सकते हैं। इसकी विपरीत प्रक्रिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां भी होंगी कि हमें संख्याओं की एक सूची दी गई होगी और हमसे पूछा जाएगा कि क्या वो एपी है या नहीं है। ठीक है, और फिर उस एपी का ए और डी ज्ञात करना होगा हमें। तो अध्याय 5 में इस तरह के प्रश्न हमें मिलेंगे। देखो अगर जो सूची दे रखी है उसका जो प्रथम पद है वो ए होगा। ठीक है, ए प्रथम पद है, इसलिए ए को तो हम सरलता से लिख सकते हैं, ए के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हम जानते हैं कि एक एपी में प्रत्येक उत्तरोत्तर पद जो है अपने पहले पद में डी जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक एपी के लिए उसके प्रत्येक पद को उसके पिछले पद में से घटाने पर हमें डी प्राप्त होगा, यानी कि डी बराबर ए टू माइनस ए वन होगा, डी बराबर ए थ्री माइनस ए टू होगा, डी बराबर ए फोर माइनस ए थ्री होगा। ठीक है, तो हम दो क्रमागत पदों को घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे और अंतर देखेंगे, अगर हर बार अंतर समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है। ठीक है, और वो जो अंतर है वो क्या होगा, हमारा सार्वंतर होगा डी। ठीक है, और प्रथम पद ए तो हो ही गया, तो ए और डी निकाल पाएंगे हम आसानी से और बता पाएंगे कि वो एक एपी है या नहीं है। जब हर बार अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि वो एक एपी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एपी को हम कैसे लिखते हैं व्यापक रूप से दोस्तों, A1 A2 A3 डॉट 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 an माइनस वन और an। ठीक है, ये व्यापक रूप से लिखते हैं हम समांतर श्रेणी को, एपी को। तो दोस्तों सार्वंतर डी का सूत्र क्या हो सकता है, डी बराबर ए के धन एक माइनस ए के। यहाँ पे ए के धन एक और ए के क्रमशः क्या है हमारे, के धन एकवा और केवा पद है। ठीक है, ए के धन एक है, ए के धन एकवा पद और ए के है केवा पद। ठीक है, यानी कि
ए के धन एक जो है वो एक अगला पद है और ए के जो है वो पिछला पद है। तो डी ज्ञात करने के लिए हमें के धन एकवें पद में से केवें पद को घटाना चाहिए, चाहे के धन एकवा पद जो है वो छोटा ही क्या ना हो। ठीक है, अगर छोटा होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा हमारा सार्वंतर डी। याद रखिए कि यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि संख्याएं एपी हैं, ठीक है, अगर हमने बता दिया कि ये संख्याएं या सूची एपी है, तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके डी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे, वही डी होगा। अंतर का मतलब है अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है ए2 माइनस ए1 ही आप निकालो, फिर आप ए5 माइनस ए4 भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना होगा अगले पद में से पिछले पद को घटाकर। तो जो भी अंतर आएगा वही कहलाएगा हमारा डी। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं एपी के nवें पद की। ठीक है, आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है वो इसी पर आधारित है। दोस्तों मान लेते हैं कि a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस वन an एक एपी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। तब दूसरा पद क्या होगा? a2 a धन d, पहला पद धन d, पहला पद है a, तो ये हो गया a धन d। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a को तो a लिखा, धन d एक है तो d को लिख दिया हमने 2 माइनस एक गुणा d। ठीक है, 2 माइनस एक होता है गुणा d। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। तीसरा पद a3 क्या होगा हमारा? a2 धन d, a2 में d जोड़ देंगे सार्वंतर। ठीक है, a2 कितना है हमारा? a2 है a धन d, तो लिख दिया हमने a धन d। ठीक है, और ये वाला धन d है, इसको अलग से धन d लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा? a धन d हो जाएगा 2d, तो a धन 2d। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a धन 2d को हम लिख दिया 3 माइनस एक गुणा d, 2 को लिख दिया 3 माइनस एक। ठीक है, चौथा पद क्या होगा? a4। तीसरा पद धन d, तीसरा पद है a3 धन d। a3 कितना आया था हमारा? a धन 2d, तो हमने लिख दिया a3 की जगह a धन 2d, और ये धन d फिर से लिख दिया। एक तो यही रहेगा, 2d धन d होगा 3d, तो ये हो गया a धन 3d। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस एक, तो इसको हमने लिख दिया a धन 4 माइनस एक गुणा d। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो nवा पद क्या होगा? देखो an। ठीक है, an क्या होगा? जैसे a4 लिखा था। ठीक है, a धन, ठीक है, अब ये देखो a2 था 2 माइनस एक गुणा d, a3 था 3 माइनस एक गुणा d, a4 था 4 माइनस एक गुणा d। ठीक है, सब में a तो था ही पहले, तो a लिख दिया हमने धन। ठीक है, तो a2 है तो 2 माइनस एक, ठीक है, 3 है तो 3 माइनस एक, 4 है तो 4 माइनस एक, तो n होगा तो n माइनस एक हो जाएगा, गुणा में d है तो गुणा में d लिख दिया। तो ये nवें पद का सूत्र आ गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। एपी का nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a धन n माइनस एक गुणा d, जहां पर a पहला पद है, d सार्वंतर है और n जो है एपी में पदों की संख्या है जो कि nवा पद है। ठीक है, तो दोस्तों हमने एपी का nवा पद निकाल दिया, an बराबर a धन n माइनस एक गुणा d। ठीक है, तो हमसे कहा जाएगा कि nवा पद ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। दोस्तों an को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, व्यापक पद एपी का an। ठीक है, यदि एपी में n पद है, ठीक है, अगर एपी में n ही पद है, ठीक है, तो an जो है इसका अंतिम पद को निरूपित करेगा, यानी कि an जो है वो अंतिम पद होगा, क्योंकि एपी में यदि n पद है तो जिसे कभी कभी हम L द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, अंतिम पद को हम L द्वारा भी व्यक्त करते हैं, और एपी में अगर n पद है तो an बराबर हो जाएगा हमारा L। ठीक है, यानी कि अंतिम पद का मान क्या होगा? an के बराबर होगा अगर एपी में n पद होंगे तो। दोस्तों हमें इस अध्याय में एपी के प्रथम n पदों का योग भी ज्ञात करना होगा। इसी पर आधारित है आपकी प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एपी कौन सी हमारी? a1 a2 a3 से लेके डॉट 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 an माइनस एक एपी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। तब प्रथम n पदों का योग क्या होगा एपी के? sn बराबर, इसको sn से लिखते हैं। s क्यों लिखते हैं? सम होता है अंग्रेजी में ना, सम मतलब जोड़, योग। ठीक है, तो sn बराबर मतलब n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। ठीक है, sn बराबर n बटा 2, कोष्टक के अंदर 2a, a पहला पद है, धन n माइनस एक गुणा d। n यहाँ पर जो है n पदों का योग का है, तो n होगा कि कितने पदों का योग करना है। ठीक है, वो n है, और d सार्वंतर है। ठीक है, a प्रथम पद है। ठीक है दोस्तों, sn का एक और सूत्र होता है, sn बराबर n बटा 2 a धन an। यहाँ पर an है nवा पद। ठीक है, an हमारा है nवा पद। अगर हमें nवा पद दे रखा है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे nवें पद को भी रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें सार्वंतर नहीं दिया तो। यदि किसी एपी में केवल n ही पद है तो an जो है वो अंतिम पद l के बराबर होगा। ठीक है,
अगर एन ही पद है एपी में तो ए एन बराबर एल होगा। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बटा 2, कोष्टक के अंदर ए एन की जगह रख देंगे एल, तो हो जाएगा ए धन एल। तो इन सब सूत्रों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। परिणाम का यह रूप उस स्थिति में उपयोगी है जब एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हों तथा सार्वधातुक डी नहीं दिया हो। ठीक है, कौन से, ये वाले, एस एन बराबर एन बटा 2 ए धन ए एन या एन बटा 2 ए धन एल। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे सूत्र जो है बहुत उपयोगी हैं, आपको जिंदगी भर के लिए याद करने ही हैं ये सूत्र। आइए दोस्तों एक अंतिम सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं इस अध्याय की। यदि किसी एपी का एनवा पद हमें ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, उसके प्रथम एन पदों के योग और प्रथम एन माइनस एक पदों के योग के अंतर के बराबर होगा। यानी कि ए एन अगर हमें निकालना है और हमें प्रथम एन पदों का योग पता है और प्रथम एन माइनस एक पदों का योग पता है, ठीक है, तो हम ए एन निकाल सकते हैं। ए एन क्या होगा, प्रथम एन पदों का योग माइनस प्रथम एन माइनस एक पदों का योग। ठीक है, तो प्रथम एन पदों का योग होता है एस एन और प्रथम एन माइनस एक पदों का योग होगा एस एन माइनस एक। तो ए एन बराबर होगा एस एन माइनस एक। ये सूत्र बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है, मतलब बहुत बार पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।